सो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज इज़ पावर। सो आई होप कि आपने इससे पहले वाले पार्ट्स पढ़ लिए होंगे, और अगर आपने वो नहीं पढ़े तो प्लीज़ विजिट देयर एंड देन यू स्टार्ट दिस। स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लेम। Activity 6.5. Light a candle and hold a 4 or 5 centimeter a long thin glass tube with a pair of tongue and introduce it on a one end in the dark zone of a non-flickering candle flame. अब आपको क्या करना है, एक कैंडल बर्न करनी है और उसको अब एक ग्लास ट्यूब, जैसे यहाँ एक ग्लास ट्यूब लेनी है और उसको आपको एक पेयर ऑफ टंग से होल्ड करना है और उसको एक नॉन फ्लिकरिंग मतलब एक कैंडल के पास से बर्न करना है, और दूसरी तरफ एक मैच स्टिक लानी है एंड ब्रिंगिंग अ लाइटेड मैच स्टिक नियर द एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब, और दूसरी तरफ एक मैच स्टिक लानी है और उसको इस साइड से बर्न करना है और एक इस साइड से बर्न करना है। आपको यहाँ पर यह ऑब्जर्व करना है कि कौन जल्दी मेल्ट होगा, यहाँ से जल्दी मेल्ट होगा या यहाँ से जल्दी मेल्ट होगा। So next, the substance which vaporize during burning and gives a flame. अब जो सब्सटेंस बर्न होते वक्त थोड़ा वेपर करता है, वेपराइज का मतलब होता है कि उसका कुछ सब्सटेंस वेपर करता है, मतलब कि भाप बन के या स्टीम बनकर कुछ भी जो निकलता है, जैसे कैंडल में, ठीक है, बर्न करने पर उसके यहाँ धुआं या कुछ भी निकलता है तो हम उसको उस वेपराइज सब्सटेंस से एक फ्लेम बनती है, ठीक है, ड्यूरिंग बर्निंग, और उस वेपराइज सब्सटेंस से एक फ्लेम बनती है। फॉर एग्जांपल, आप केरोसिन ऑयल डालते हो या मोल्टन विक्स डालते हो, इट गिव राइज थ्रू द विक एंड गेट आर वेपराइज ड्यूरिंग द बर्निंग एंड फॉर्म ऑफ फ्लेम। जब आप उन्हें बर्न करते हो तो उसमें वो वेपराइज एंड गिव राइज थ्रू द विक, और वो वेपराइज्ड होती हैं और बर्न करने पर वो आपको एक फ्लेमेबल सब्सटेंस देती हैं या फ्लेम दिखती है आपको, जैसे कि ऐसे या जलने जैसा आपको कुछ दिखता है। जो सब्सटेंस जैसे कि चारकोल डजंट वेपराइज, जो वेपराइज नहीं होता, सिर्फ ग्लो होता है। हमने पहले पढ़ा था कि चारकोल क्या होता है, फ्लेम नहीं देता। फ्लेम क्यों नहीं देता? कि उससे कुछ भी चीज़ क्या होती है, वेपराइज नहीं होती, तो उससे क्या होगा, आपको फ्लेमेबल सब्सटेंस नहीं दिखेगा। इन एक्टिविटी 6.5, could the vapor or wax coming out of the glass tube can be the cause of flammable produce? अब आपने जब इसको बर्न किया ग्लास ट्यूब को, तो क्या इसमें कुछ चीज़ वेपराइज हो रही है? अगर कुछ चीज़ वेपराइज होगी तो फ्लेम दिखेगी, अगर कुछ नहीं दिखेगी तो आपको क्या होगा, सिंपली क्या होगा, ग्लो दिखेगा कि हाँ ये बर्न हुई है। जैसे कि चारकोल में हमें क्या होता है, कुछ ये नहीं दिखता कि हाँ ये बर्न हो रही है, फ्लेमेबल नहीं दिखती हमें उसकी, सिर्फ हमें पता चलता है कि हाँ ये बर्न हुआ है, क्योंकि हमें दिखता है कि हाँ वो रेडिश है। रेडिश क्या हो जाता है, वो दिखने लग जाता है, रेड रेड दिखता है, ग्लो करता है वो। When a candle flame is steady, introduce a clean glass plate and slide into the luminous zone of the flame. अब एक कैंडल जो स्टेडी मतलब एक रखी है या जला के आपने रखी एक जगह पर, और उसके ऊपर आपको एक ग्लास प्लेट लेनी है, ग्लास प्लेट की स्लाइड या प्लेट आप बोल लो, और उसको वो ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम मतलब जहाँ से वो जल रहा है पार्ट, उसके ऊपर रखना है। होल्ड इट देयर विद अ पेयर ऑफ टंग ऑफ a tongue for about 10 सेकेंड एंड देन रिमूव इट। अब आपको पेयर ऑफ टंग से इसको पकड़ना है और 10 सेकेंड के लिए रख के आपको हटा देना है। तो आपको क्या ऑब्जर्वेशन होगा, अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग इट फॉर्म ऑन द ग्लास टेप ए ग्लास प्लेट एंड स्लाइड। अब क्या होता है, जब हम किसी ग्लास को बर्न करते हैं तो उसमें काला काला होने लग जाता है, ब्लैकिश आ जाता है, रिंग मतलब काला काला एक सर्कल सा बनेगा, फिर वो और बड़ा होगा, बर्न आपको पता चल जाता है। इट इंडिकेट दैट डिपॉजिट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। अब ये आपको क्या दिखाएगा कि जो आप ये बर्न कर रहे हो, जो कैंडल बर्न हुई है, जो उसका पार्टिकल जो वेपराइज हो रहा है वो वहाँ पर डिपॉजिट हो रहा है। अनबर्न कार्बन पार्टिकल क्या है, वहाँ पर उस ग्लास प्लेट पे जम जाते हैं, जिससे आपको ब्लैकिश दिखता है। तो ब्लैकिश क्या होता है, कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं जो ल्यूमिनस जोन जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और वो फिर उस ग्लास ट्यूब पर ग्लास प्लेट पर क्या है, प्रेजेंट या डिपॉजिट हो जाते हैं। Hold a thin long copper wire just inside the non-luminous zone of flame for about 30 सेकेंड। अब आपको क्या करना है, 30 सेकेंड के लिए
एक लॉन्ग मतलब एक कॉपर वायर आपको इसमें जलाने की कोशिश करनी है। नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट होल्ड। अब आपको क्या नोटिस होगा कि जो कॉपर वायर है वो क्या होगी, रेड हो जाएगी, एकदम रेड। आपको पता चलेगा कि हाँ ये क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट हो चुकी है। डज इट इंडिकेट दैट नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ हाई टेम्परेचर। अब आप देखो नॉन ल्यूमिनस जोन जो था वहाँ से क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि जो नॉन ल्यूमिनस जोन है और जो ल्यूमिनस जोन है, इन दोनों में जो नॉन ल्यूमिनस जोन है वो ज़्यादा हॉट होता है। तो अब हम देखते हैं इन फैक्ट दिस पार्ट ऑफ द फ्लेम इज़ द हॉटेस्ट पार्ट। अब ये जो पार्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हॉट होता है। तो एक कैंडल का जो एक स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया है, देखो ये जो कैंडल है यहाँ पर, और यहाँ पर जो आउटर जोन कंप्लीट कंबशन ब्लू, जब आपको यहाँ ब्लू ब्लू सा दिखता है बहुत ज़्यादा, ये आउटर जोन होता है और ये बहुत ज़्यादा हॉटेस्ट पार्ट होता है। ये मॉडरेटली हॉट होता है बीच वाला पार्ट, और सबसे नीचे वाला लीस्ट हॉट होता है। एंड मिडल जोन पार्शियली येलो कंबशन होता है, मिडल जोन कहलाता है। इट्स अ वैक्स कैंडल और इट इज़ द इनर जोन, मतलब एकदम पूरा जो होता है इट्स इनर जोन। Goldsmith blow the outermost of a flame with a metallic blowpipe for melting gold and silver. अब जो आउटर मोस्ट लेयर है, हमने पढ़ा कि जो आउटर मोस्ट लेयर है वो बहुत ज़्यादा क्या होती है, हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो यहाँ पर इन्होंने गोल्डस्मिथ ने क्या करा, गोल्ड और सिल्वर की मेटेलिक पाइप को बर्न करने या मेल्ट करने की कोशिश की। वाई डू दे यूज द आउटर मोस्ट जोन फ्लेम, क्यों उन्होंने सिर्फ आउटर मोस्ट जोन फ्लेम को ही क्यों यूज़ करा, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल। व्हाट इज़ फ्यूल, अब फ्यूल क्या होता है। रिकॉल द सोर्स ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पज आर मेनली वुड, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन एक्सेट्रा। अब आप सोर्स ऑफ हीट एनर्जी, आपको हीट एनर्जी कहाँ से मिलती है। अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो हम वुड जलाते हैं, काउडंग जलाते हैं, और दैट इज़ द फ्यूल फॉर अस। और अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें, इंडस्ट्रियल मतलब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल एरिया होते हैं, इंडस्ट्रीज होती हैं, तो वो क्या यूज़ करती हैं, चारकोल, पेट्रोल एंड केरोसिन आर कॉल्ड एज देयर फ्यूल। दीज सब्सटेंसेस आर फ्यूल, और हम इन सब्सटेंसेस को फ्यूल बोलते हैं। गुड फ्यूल इज़ वन विच इज़ अवेलेबल, रेडली अवेलेबल, और गुड फ्यूल की क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत जल्दी हमें मिल जाती है। बहुत चीप का मतलब होता है सस्ती, इट इज़ अ चीप, बहुत सस्ते में हमें मिल जाएगी। एंड इट बर्न इजीली इन एयर एट अ मॉडरेट रेट, और एयर में क्या है, बहुत जल्दी क्या होगी, मॉडरेट रेट पे बर्न होगी। इट प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और बहुत ज़्यादा हमें हीट प्रोवाइड करेगी। एंड इट डजंट लीव बिहाइंड एनी अनडरसिडरेबल सब्सटेंस, और कुछ भी सब्सटेंस क्या है वो लीव नहीं करेगी, मतलब कोई भी रेसिड्यू उसका नहीं बचेगा। देयर इज़ प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर्ड एज एन आइडल फ्यूल, बट अभी की मतलब हम अभी जनरेशन में देखें तो कोई भी एक ऐसा फ्यूल नहीं है जिसे हम एक आइडल फ्यूल मान सकें। वी शुड लुक फॉर अ फ्यूल विच फुलफिल मोस्ट ऑफ द रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्टिकुलर यूज़, और हमें एक ऐसा फ्यूल देखना या ढूंढना चाहिए जो हमारी सारी या पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है, फुलफिल कर सके। फ्यूल डेफर इन देयर कोस्ट, जो फ्यूल्स हैं वो बहुत अपने कोस्ट में डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट फ्यूल की वैल्यू डिफरेंट होती है। जैसे कि अगर आप वुड देखो और एक पेट्रोल देखें तो वुड की वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा सस्ती होगी एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल। सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर, और कई फ्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे, सस्ते होंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ फ्यूल्स फैमिलियर टू यू एंड ग्रुप दैम एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अब आपको फ्यूल्स बताने हैं, जैसे कि कोल एक सॉलिड फ्यूल है, लिक्विड में आप देखते हो तो केरोसिन है, और गैसियस में देखते हो तो नेचुरल गैस है। ऐसे आपको 2-3 और बताने हैं, जैसे कि वुड इज़ अ सॉलिड फ्यूल, और अगर आप लिक्विड की बात करो तो इट्स अ पेट्रोल इज़ अ लिक्विड फ्यूल, और गैस में आप देख लो LPG हो गई, ठीक है, CNG, दैट्स ठीक है। अब फ्यूल इफिशिएंसी क्या होता है। Suppose you were asked to boil a given quantity of wire using a cow dung and a coal and an LPG as a fuel. अब आपको ये बोला गया है कि आप इस पानी को बॉयल करके लाओ,
बाय यूजिंग, आपको या तो काउडंग, काउडंग क्या होता है, जो काऊ का वेस्ट मटेरियल होता है उससे जो हम उपले बनाते हैं, दैट्स द काउडंग, और कोल, या तो आप कोल यूज़ करो और या एलपीजी, इन तीनों को यूज़ कर या इनमें से किसी एक को यूज़ कर आपको वाटर बॉईल करना है। तो विच फ्यूल वुड यू प्रेफर, तो आप कौन सा फ्यूल प्रेफर करोगे? आप क्या काउडंग से बनाओगे, ऑयल कोल से या एलपीजी से? गिव योर रीज़न एंड यू शुड टेक विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स। डू दिस 3 फ्यूल्स प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ हीट, क्या ये तीनों बर्न होने पर सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे? द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 kg ऑफ फ्यूल इज कॉल्ड इट्स कैलोरीफिक वैल्यू। अब देखो, जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी अगर 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने पर जितनी कंबशन हमें मिलता है, जितनी हीट एनर्जी हमें मिलती है, उसको हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी प्रोड्यूस ऑन कंप्लीट कंबशन, मतलब जो हीट एनर्जी हमें मिलती है, कंबशन मतलब बर्न होने पर, 1 kg ऑफ फ्यूल को बर्न करने पर जितनी एनर्जी हमें मिलती है, हम उसको उसकी कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं। द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ अ फ्यूल इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट। अब हम इसकी एक यूनिट होती है जिसको हम बोलते हैं किलो जूल पर केजी। हम एक किलो जूल पर केजी में इसको मेज़र करते हैं, एंड में हम किलो जूल पर केजी लिखते हैं। जैसे कि काउडंग केक की होती है 6000 to 8000, कोल की 17000 to 20000, एंड एट लास्ट देयर इज अ हाइड्रोजन जिसकी होती है 1,50,000। बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल प्रोडक्ट, बट जब हम इसे बर्न करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, निकलते हैं या एलिमिनेट होते हैं। द इंक्रीजिंग फ्यूल कंबशन हैज़ हार्मफुल इफेक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। अगर हम मतलब हम बहुत ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, कंजप्शन का मतलब होता है हम कंज्यूम करते हैं, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, इन्वायरमेंट पे आता है। जो फर्स्ट थिंग इसमें लिखी है, कार्बन फ्यूल्स, जैसे कि जो कार्बन फ्यूल्स होते हैं लाइक वुड, कोल एंड पेट्रोल रिलीज अनबर्न कार्बन पार्टिकल, अनबर्न कार्बन पार्टिकल ये रिलीज करते हैं, और दीज पार्टिकल्स आर डेंजरस पॉल्यूटेंट एंड कॉजिंग रेस्पिरेटरी डिसीज एंड कॉजिंग सच एज अस्थमा। अब क्या होता है, जो ये फाइन पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए, और इससे हमें एक रेस्पिरेटरी डिसीजेज भी होती है लोगों को, जैसे कि अस्थमा वगैरह। अब सेकेंड पॉइंट है, इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ दीज फ्यूल्स गिव कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। और अगर जब हम इनकम्प्लीट मतलब आधा अधूरा कंबशन होता है तो इससे कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनती है, रिलीज होती है। इट इज़ अ वेरी पॉइजनस गैस, और ये बहुत ज़्यादा पॉइजनस गैस होती है, मतलब जहरीली गैस होती है। इट इज़ अ डेंजरस टू बर्न कोल इन अ क्लोज रूम, और अगर हम कोल को एक क्लोज रूम में बर्न करते हैं, मतलब जहाँ पर कोई भी वैक्यूम वगैरह, वैक्यूम तो होगा बट वैक्यूम का मतलब होता है जहाँ पर ऑक्सीजन वगैरह प्रेजेंट तो होगा, बट एक क्लोज रूम में अगर बंद करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। द कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कैन किल पर्सन स्प्लिक इन दैट रूम, और अगर हम उस रूम में जलाते हैं तो जो उस रूम में जो भी होगा वो किल हो जाएगा। Oh, so that's why we are advising never to sleep in a room with a burning or a smoldering coal fire in it. तो हमें इसीलिए ही एडवाइस किया जाता है कि वहाँ पर ऐसे नहीं सोना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज combustion of most fuel release carbon dioxide in the environment, and increased concentration of carbon dioxide in the air is believed to the cause of global warming. और अब यही और कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट में रिलीज होती है, और यही मेन रीज़न है ग्लोबल वार्मिंग का बढ़ने का। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ, मतलब एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर के बढ़ जाने को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। एंड दिस रिजल्ट अमंग अदर थिंग्स in melting of polar glacier, and which will leads to rise in sea level and closing the flood in the coastal area. अब अगर ग्लोबल वार्मिंग क्या होगी, बढ़ेगी, तो इससे क्या होगा, जो ग्लेशियर्स होते हैं, मतलब जो बर्फ़ों के पहाड़ होते हैं पोलर रीजन पे, वो मेल्ट होने लगेंगे, बिकॉज व्हेन हीट क्या होगी, टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा होगी, एटमॉस्फेयर में हीट बहुत होगी, तो वो मेल्ट होंगे, और जब वो मेल्ट होंगे तो सी लेवल वो कहाँ जाएंगे, उनका पानी मेल्ट होकर सी लेवल में जाएगा, समुद्र में जाएगा, और जब समुद्र ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएंगे तो उससे क्या होगी, फ्लड आ जाएगी कोस्टल एरिया में।
लो लेइंग कोस्टल एरियाज आर मे बी परमानेंटली सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, और जो एरिया बहुत ज़्यादा नीचे हैं वो क्या होंगे, वो तो सबमर्ज्ड ही, पानी में क्या होंगे, एकदम डूब जाएंगे। बर्निंग ऑफ कोल एंड डीजल रिजल्ट सल्फर डाइऑक्साइड गैस, और जब हम इसे कोल को बर्न करते हैं या डीजल को बर्न करते हैं तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, और इट इज़ एक्सट्रीमली सफोकेटिंग एंड कोरोसिव गैस, और ये बहुत ज़्यादा सफोकेटिव और कोरोसिव गैस होती है। मोर ओवर पेट्रोल इंजन गिव ऑफ अ गैसियस डिसऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। अब मोर एवर जो पेट्रोल का इंजन जिसे हम बोलते हैं, वो एक बहुत ज़्यादा गैस, हार्मफुल गैस भी प्रोड्यूस करती है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन। अब जब सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पार्टिकल रेन में डिज़ोल्व होते हैं, रेन वाटर में, तो वो एक एसिड फॉर्म करते हैं, और जब वो रेन आती है तो हम उसे एसिड रेन बोलते हैं। मतलब एसिड रेन वो रेन होती है जिस रेन वाटर में ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन डिज़ोल्व होते हैं, उस रेन को हम एसिड रेन बोलते हैं। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर क्रॉप, बिल्डिंग्स एंड सॉइल, और ये वेरी हार्मफुल है हमारी क्रॉप के लिए, बिल्डिंग्स के लिए। हम देखें तो जैसे हमारा ताजमहल है, वो प्योर वाइट था, बट बिकॉज ऑफ एसिड रेन वो येलोइश होने लग गया है। एंड सॉइल के लिए भी हार्मफुल है, क्योंकि जो उसमें एक्वाटिक तो वाटर में होते हैं, जो लैंड एनिमल्स होते हैं या क्रॉप्स होती हैं, या सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा लो हो जाती है। The use of diesel and petrol as fuel in automobile is being replaced by CNG, that is compressed natural gas. अब पहले क्या होता था, हम डीजल और पेट्रोल बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, बट अब क्या है, पेट्रोल एंड डीजल यूज़ तो होता है बट इतना नहीं होता, बिकॉज इट इज़ रिप्लेस्ड बाय CNG, क्योंकि अब ज़्यादा लोग CNG प्रेफर करते हैं। क्यों प्रेफर करते हैं? क्योंकि बहुत हार्मफुल, बहुत ज़्यादा जो पेट्रोल और डीजल बहुत ज़्यादा अमाउंट में हार्मफुल प्रोडक्ट होते थे, बट अब CNG क्या है, वो हार्मफुल प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करता, जैसे कि हार्मफुल गैसेस नहीं प्रोड्यूस करता एज़ कम्पेयर टू डीजल एंड पेट्रोल, और इट्स नॉन एज अ CNG इज़ ऑल्सो नोन एज अ क्लीनर फ्यूल, और CNG को एक क्लीनर फ्यूल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हार्मफुल प्रोडक्ट प्रोड्यूस नहीं करता, या करता भी है तो वेरी स्मॉल अमाउंट में करता है, एंड इट इज़ सेफ फॉर आवर इन्वायरमेंट। तो हमारे ये बच गया है, हम इसको पढ़ते हैं। फॉर सेंचुरीज वुड वाज यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। बहुत सालों, बहुत सेंचुरीज तक हम वुड को ही यूज़ करते थे अपने इंडस्ट्रियल और अपने डोमेस्टिक का मतलब होता है घर में, ठीक है। So but now it has been replaced by coal and other fuels like LPG। बट अब क्या हुआ है, ये LPG से इसको हमने रिप्लेस कर दिया है, अब हम LPG अपने घर में यूज़ करते हैं। इन मैनी रूरल एरिया पार्ट ऑफ अ कंट्री पीपल स्टिल यूज़ वुड एज अ फ्यूल बिकॉज इट इज़ ईजी अवेलेबल एंड लो कॉस्ट। बट हम अगर रूरल एरिया होते हैं, गाँव के एरिया में अगर हम अभी भी देखें तो वहाँ पर वुड यूज़ होती है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है और कॉस्ट भी इसकी बहुत कम होती है। However, burning of wood give rise to a lot of smoke which is very harmful for human being। बट जब हम वुड को बर्न करते हैं बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। इट कॉज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, और इससे हमें सांस लेने में भी दिक्कत वाली प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ऑल्सो ट्रीज प्रोवाइड अस विद अ यूजफुल सब्सटेंस विच आर लॉस्ट व्हेन वुड इज़ यूज्ड एज अ फायर। अब जो ट्रीज़, अगर वुड कहाँ से आती है, वुड हमें ट्रीज से आती हैं, तो अगर हम वुड यूज़ करेंगे तो ट्रीज़ कट होंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत ज़्यादा बैड इफेक्ट होगा। और मोर एवर कटिंग ऑफ ट्रीज लीड टू डिफॉरेस्टेशन, और इससे क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है। डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कटिंग ऑफ फॉरेस्ट और कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। कटिंग ऑफ ट्रीज आप बोल सकते हो, दिस इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। और इसका अपोजिट ही होता है एफॉरेस्टेशन, और हम उसको बोलते हैं planting of trees, ठीक है। तो deforestation is harmful for the environment and afforestation is better for a better environment।